गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट की आज की क्लास में अपन देखते हैं डिटरमाइनिंग मेथड ऑफ केमिकल मैकेनिज्म। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी जो मैकेनिज्म है उनको डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स काम में ली जाती हैं, आज इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि जब अपन केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और केमिकल रिएक्शन के बाद में अपन ये देखते हैं कि किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक होता है और किस तरीके से जो एटम्स हैं और जो रिजेंट हैं और जो इंटरमीडिएट स्पीसीज हैं उसका फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से वहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें अपन देखते हैं और जब इनको अपन सिस्टमेटिक रूप से लिखते हैं और सिस्टमेटिक रूप से जब इस तरीके की प्रोसेस होती है तो उसको अपन बोलते हैं मैकेनिज्म। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन के दौरान वहाँ पर कई तरीके की स्टेप्स होती हैं, तो उन सभी स्टेप्स को अपन एग्जाई करके उनकी मैकेनिज्म लिखते हैं। तो उन मैकेनिज्म को किस बेस के ऊपर लिखते हैं? जब भी अपन केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसकी मैकेनिज्म का क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर अपन उनकी मैकेनिज्म है उसको ड्रा करते हैं, लिखते हैं। जैसे आपने वेल नोन रिएक्शन के बारे में आप देखो, SN1 और SN2 रिएक्शन आप देखते हैं और वहां पर SN1 रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, SN2 है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है SN1 रिएक्शन में, और SN2 रिएक्शन में जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये ऐसा कैसे पता चला कि दोनों के ऊपर डिपेंड करती है या एक के ऊपर डिपेंड करती है, कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और इस तरीके की रिएक्शन में फ्रंट साइड अटैक होता है या बैक साइड अटैक होता है। इन सारी चीजों का जो मैकेनिज्म के अंदर आती हैं उनका निर्धारण कैसे किया जाता है? ठीक है, तो उनके निर्धारण की कुछ विधियां हैं, उन विधियों को अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है प्रोडक्ट एनालिसिस मेथड है, आइसोटोपिक मेथड है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक मेथड है, स्टीरियोकेमिकल मेथड है, इंटरमीडिएट आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन मेथड है। इन सभी के द्वारा अपन जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी मैकेनिज्म को डिटरमाइन करते हैं। तो अपन वन बाय वन इन मेथड्स की स्टडी करते हैं और इनके आधार पर अपन ये बताते हैं कि किस तरीके से अपन इनको डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मॉलिक्यूलर काइनेटिक मेथड। तो देखिए मॉलिक्यूलर काइनेटिक मेथड है, इसके अंदर जो भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया में अपन देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस तरीके से होता है। तो यहां पर ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके अंदर अपन देखते हैं कि यहां पर जो रिएक्टेंट है और जैसे मान लीजिए यहां पर ये जेड है, कोई रिजेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक स्टडी की जाती है और केमिकल काइनेटिक स्टडी में अपन इस रिएक्शन की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों अपन उसको केमिकल स्टडी के दौरान इसको पता करते हैं, उसको ज्ञात करते हैं, उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो यहां पर जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके यहां पर प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसकी केमिकल काइनेटिक स्टडी करेंगे। केमिकल काइनेटिक स्टडी में अपन डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद में इसकी कंसंट्रेशन है वो चेक करते रहेंगे और कंसंट्रेशन चेक करके टाइम और कंसंट्रेशन के द्वारा अपन इनकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट की T बराबर 0 के ऊपर कंसंट्रेशन 1 है, T बराबर
टी के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन x है, इसकी y है, t बराबर t1 पर इसकी कंसंट्रेशन जैसे यहाँ पर x/2 है, इसकी y/2 है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि अलग अलग टाइम के ऊपर इनकी अलग अलग तरीके से इसकी कंसंट्रेशन ज्ञात कर लेते हैं, और कंसंट्रेशन ज्ञात करके इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है उसको अपन डिटरमाइन कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है उसको अपन ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पर ये देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये जो रिएक्टेंट्स है जो जेड है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, या रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को अपन कांस्टेंट रख करके इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रख करके इसकी कंसंट्रेशन को अपन वेरी करते हैं, ठीक है, और फिर अपन रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यदि रेट ऑफ रिएक्शन है यदि वो चेंज हो रही है तो इसका मतलब रेट है, क्योंकि इसमें चेंज क्या कर रहे हैं, ये जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ओके, यदि इसकी कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है ना, वो किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये भी चेंज नहीं हो रहा है, और यदि रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो जेड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और यदि मान लीजिए ये भी चेंज हो रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो रहा है तो वो आर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और यदि जेड और आर दोनों को चेंज कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो रही है, इसका मतलब रेट है वो दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपन काइनेटिक जो स्टडी है उस काइनेटिक स्टडी के द्वारा अपन रेट और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ज्ञात करते हैं, और उस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को अपन बोलते हैं रेट लॉ, ठीक है। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी के द्वारा अपन रेट लॉ ज्ञात करते हैं, और रेट लॉ के अंदर अपन जानते हैं कि अपन उन्हीं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को शो करते हैं रेट लॉ के अंदर जिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से वेग प्रभावित होता है, या वेग जिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उन्हीं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अपन रेट लॉ के अंदर शो करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि काइनेटिक स्टडी के द्वारा किसी भी रिएक्शन की रेट लॉ ज्ञात करते हैं, और रेट लॉ के आधार पर अपन ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, या ये जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो स्लो स्टेप में अपन एक ही रिएक्टेंट्स काम में लेते हैं, और यदि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो स्लो स्टेप में अपन दोनों रिएक्टेंट्स काम में लेते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा जो मैं बात कह रहा हूं उसको अपन समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, और इस रिएक्शन की जब आपस में रिएक्शन होती है तो इस तरीके से यहां पर प्रोडक्ट बनता है, और इस तरीके से यहां पर रिएक्टेंट बनता है। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शन की अपन काइनेटिक स्टडी करते हैं। काइनेटिक स्टडी के द्वारा यहां पर रेट लॉ ज्ञात करते हैं, और रेट लॉ के द्वारा यह पता चलता है कि इसमें जो रेट है वो केवल जो CH3CCl है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब रेट बराबर K1CH3CCl। यहां पर जो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक न्यूक्लियोफाइल्स है या क्षार है, और यहां पर ये एल्किल हैलाइड है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि जो रेट है
वो क्षार की कंसंट्रेशन पर या एल्किल हैलाइड की किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसकी अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर इसकी रेट ज्ञात की गई और उस रेट ज्ञात की गई और जो डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशन आए उन ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपन ने रेट लॉ है उसको डेरिवेटिव किया और रेट लॉ को ड्राइव किया। तो यहां पर अपन देखते हैं कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू एल्किल कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो रेट है वो केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है, वो क्षार की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और जब क्षार की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, केवल एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तो अपन यूं कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन की अपन क्या याद कर रहे हैं, क्रियाविधि ज्ञात करने की। तो इस रिएक्शन की जब भी अपन मैकेनिज्म लिखेंगे इस रिएक्शन की स्लो स्टेप पे अपन केवल एक ही सबस्ट्रेट जो क्या है एल्किल हैलाइड उसी को मेंशन करेंगे, दूसरे को मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि स्लो स्टेप एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में अपन केवल उसी सबस्ट्रेट को लिखते हैं जिस सबस्ट्रेट के ऊपर रेट डिपेंड करती है। तो यहां पर इस रेट लॉ के आधार पर जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर, और एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेग है वो केवल एक ही रिएक्टेंट एक एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। तो इसकी स्लो स्टेप में अपन केवल एल्किल हैलाइड को ही लिखेंगे। जैसे इसकी मैकेनिज्म में देखिए आप, यहां पर ये टू स्टेप मैकेनिज्म में यहां पर CH3CH3CH3Cl और ये है इसकी स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आप यहां पर देख रहे हो कि एक ही सबस्ट्रेट यहां पर लिख रहे हैं, जो बेस है उसको यहां पर अपन शो नहीं कर रहे हैं, और उसका रीजन क्या है, ये रेट लॉ से अपन इसको एक में शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर CH3C CH3 और CH3 कार्बोकैटाइन, सेकंड CH3 प्लस OH माइनस CH3OH। तो ये कौन सी स्टेप है, फास्ट स्टेप। तो आप देख रहे हो कि फास्ट स्टेप में क्षार काम कर रहा है, स्लो स्टेप के अंदर ये पार्टिसिपेट्स नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये मैकेनिज्म अपन तभी लिख पा रहे हैं जब अपने को ये रेट लॉ आ रहा है, क्योंकि रेट लॉ में एक ही है तो यहां पर एक ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये टू स्टेप प्रोसेस होगी। यदि यहां पर दोनों आते तो फिर टू स्टेप प्रोसेस नहीं होती, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप नहीं होती, ये क्या होती, एक ही स्टेप प्रोसेस होती। और एक ही स्टेप प्रोसेस होती तो फिर दोनों अपन साथ ही लिखते, और दोनों साथ ही लिख दे तो फिर मैकेनिज्म का जो सिनेरियो है वो अलग ही होता है, इस तरीके की मैकेनिज्म नहीं आती। तो इस तरीके की मैकेनिज्म आने का जो रीजन है, इस तरीके का मैकेनिज्म को डिटरमाइन जो किया है अपन ने, वो डिटरमाइन किस बेस पर किया है, काइनेटिक मेथड के बेस पर किया है। काइनेटिक मेथड के बेस में अपन क्या करते हैं, काइनेटिक स्टडी करते हैं। काइनेटिक स्टडी के द्वारा अपन क्या करते हैं, रेट लो ज्ञात करते हैं, और रेट लो के द्वारा अपन क्या ज्ञात करते हैं कि रेट है वो कितने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये ज्ञात करते हैं। और कितने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड कर रही है, इस आधार पर अपन उसकी क्या लिखते हैं, मैकेनिज्म लिखते हैं। ठीक है, और मैकेनिज्म लिखते हैं तो ये मैकेनिज्म निर्धारण करने की क्या हो गई, एक मेथड हो गई। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूलर काइनेटिक मेथड के द्वारा अपन जो रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनकी अपन मैकेनिज्म है वो अपन उसको निर्धारित करते हैं। ओके, उसके बाद में एक और इस तरीके की जो रिएक्शन है वो
आप अच्छी तरह जानते हो कौन सी मैकेनिज्म है, ये SN1 मैकेनिज्म है। तो 1 का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर, और यूनिमोलिकुलर का मतलब एक ही अणु की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड रेट है वो डिपेंड करती है। ओके, यहां पर एक दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरे एग्जांपल में देखिए, मेथिल क्लोराइड की जब अपन क्षारीय जलावघटन करवाते हैं तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया की भी काइनेटिक स्टडी की गई और काइनेटिक स्टडी के द्वारा रेट लो ज्ञात किया गया, और जो रेट लो ज्ञात किया गया वो यहां पर इस तरीके से प्राप्त होता है। ये न्यूक्लियोफाइल्स मतलब OH- और RX का मतलब CH3Cl। तो यहां पर देखने में आया कि जो रेट है वो दो रिएक्टेंट्स की क्षार की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है और एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, मतलब मेथिल क्लोराइड की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो यहां पर जो रेट है वो बाइमोलिकुलर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो जब भी अपन इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे तो इसकी जो स्लो स्टेप होगी उसमें कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट्स करेंगे, 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट्स करेंगे। अभी इससे पहले वाली में रेट है वो एक के ऊपर डिपेंड कर रही थी, तो कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट्स कर रहे थे, स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट्स कर रहा था। यहां पर कितने करेंगे, 2 पार्टिसिपेट्स करेंगे। ठीक है, तो आप ये इस तरीके से अपने को क्या लग रहा है, एक आइडिया लग रहा है, एक डिटर्मिनेशन का अपने को एक आइडिया आ रहा है जिसके आधार पर अपन इसकी मैकेनिज्म है उसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फिर इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे तो इसकी मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, यहां पर CH3Cl और इसको कॉमन रूप से ये, तो यहां पर स्लो स्टेप है तो इसमें अपन कितने पार्टिसिपेट्स करेंगे, 2 पार्टिसिपेट्स करेंगे। ठीक है, और ये एक ही पद में पूरी होगी। यहां पर ये यहां पर बैक साइड अटैक है, बैक साइड होगा या फ्रंट साइड, इसका दूसरा इश्यू है जो अपन स्टीरियोकेमिकल मेथड्स के अंदर पढ़ेंगे। और यहां पर ये Cl- है ना, तो यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो इस तरीके से, ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है, और ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन के बाद में यहां पर ये इस तरीके से प्लस Cl-, यस। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो SN2 है, SN2 ये जो अभिक्रियाएं हैं ये कौन सी है, SN2 मैकेनिज्म है। तो इस SN2 मैकेनिज्म में आप यहां पर देख पा रहे हो कि SN2 मैकेनिज्म में अपन यहां पर बैक साइड अटैक होता है, और यहां पर जो स्लो स्टेप होते हैं मतलब एक ही स्टेप्स होती है, और उस एक स्टेप में यहां पर दोनों रिएक्टेंट पार्टिसिपेट्स करते हैं क्योंकि ये दोनों हैं यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से काइनेटिक जो स्टडी है, काइनेटिक जो मेथड है, उस मेथड के द्वारा अपन किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को काफी हद तक निर्धारित कर सकते हैं, और उस मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप हैं उसमें कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट्स करेंगे उसको अपन आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये आज का अपने मोलिकुलर काइनेटिक स्टडी या मोलिकुलर काइनेटिक मेथड जो डिटरमाइनिंग मेथड है फॉर केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, तो ये आज अपने पढ़ी है। थैंक्स। बाकी की जो नेक्स्ट मेथड है वो अपने अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।